डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर आपका है ये लेक्चर है आपका इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन के ऊपर ही है, उसी यूनिट का पार्ट है ये। टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, बेसिकली जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो सिलेबस में मेंशन है मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर के नाम से, लेकिन उस टर्मिनोलॉजी को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के अंडर। ठीक है, पहले तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि ये वीडियो लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रख कर देखिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो यूनिट आपका है इकोनॉमिक्स वाला, जो पूरा यूनिट है, ये यूनिट जो है एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें एक्चुअली टेक्निकल चीज़ को हम कैसे कमर्शियली सोचेंगे, पूरा यूनिट उसी पे डेडिकेटेड है। और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट और ये इकोनॉमिक्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, ये तीनों जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा से क्लियर होना चाहिए हर किसी का। ठीक है, तो मैं वो ट्राई करूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँ। और डेरिवेशन है इसका, डेरिवेशन जो है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं तो फिर डेरिवेशन आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, क्योंकि मैं आपको पहले वहाँ ले जाऊँगा जहाँ से हमें डेरिवेशन शुरू करना है। मतलब पहले हमें पता होना चाहिए कि हम डेराइव क्या कर रहे हैं, उसके बाद ही डेरिवेशन हम शुरू करेंगे। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पढ़ाने का वो यही है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली मैं अगर डेरिवेशन पे जंप करूं तो वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप मार्केट जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट आप क्यों जा रहे हो, एग्जाम्पल के लिए। वैसे ही इसका डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन कहाँ से आया और डेरिवेशन हम क्यों कर रहे हैं और क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हम वो समझेंगे, फिर मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा। डेरिवेशन बहुत ही आसान है, तो शुरू करते हैं। हाँ, ये लेक्चर थोड़ा सा पेशेंस रख करके आप लोग सुनिएगा। ठीक है, और थोड़ा लंबा जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि इसको लंबा जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो है पूरी रिसर्च चल रही है, इंडस्ट्री भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट से ये टॉपिक पढ़ के थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक्स है, मतलब मनी रिलेटेड चीज़, पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ को हम स्टडी करने वाले हैं इसमें। पहले बात तो ये टॉपिक से का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझिए। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है बेटा, फिनेंशियल चीज़ें होती हैं। फिनेंशियल चीज़ें पैसे से रिलेटेड है ना, कितना खर्चा पड़ रहा है, कितना क्या है ना। जैसे आप गाड़ी खरीदते तो क्या बोलते हो, माइलेज कितना है, तो माइलेज कहने का मतलब आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही हुआ। वो तो बात की बात है कि जितना सीसी का इंजन होगा, इसमें ये होगा, वो एक कल, लेकिन एक माइलेज क्या है तो वो भी आपका कमर्शियल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का इकोनॉमिक्स का बात है, इससे पैसे से रिलेटेड वाली बात होने वाली है। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट लिखा है, इन इकोनॉमिक कंसिडरेशन ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट आवर मेन एम इज टू डिसाइड अ वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। ध्यान दीजिए, डिसाइड अ वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर और पावर फैक्टर एंगल। क्योंकि पावर फैक्टर अगर आपको मिल गया, क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई होता है। अगर पावर फैक्टर अगर आपको मिल गया तो इसका जो है कॉस इनवर्स निकाल लेंगे तो आपका पावर फैक्टर एंगल निकल जाएगा, है ना। तो फाई इज द पावर फैक्टर एंगल, दैट इज नथिंग बट योर कॉस इनवर्स ऑफ योर पावर फैक्टर। ठीक है, ये है फॉर विच द नेट सेविंग इज मैक्सिमम, जिसके लिए आपका नेट सेविंग जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि अब हम क्या करने वाले, लाइन पढ़ करके, कि हम ऐसा पावर फैक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिसके लिए मेरा नेट सेविंग या फिर आपका नेट सेविंग मैक्सिमम होगा। समझ गए। चलिए अब नेट सेविंग की बात करते हैं। तो अब नेट सेविंग में क्या होता है, जैसे अगर किसी बंदे को अगर 1000 रुपये सैलरी मिल रही है
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को 1000 रुपये सैलरी मिल रही है तो उसका नेट सेविंग क्या होगा? नेट सेविंग उसका होगा जो सैलरी उसको मिल रही है माइनस जो वो खर्च कर रहा है ना, जो वो खर्च कर रहा है। अगर वो x रुपया पर महीने खर्च कर रहा है तो उसका नेट सेविंग क्या हो जाएगा? 1000 माइनस x। ठीक है, यानी कि उसके जेब में 1000 जो है वो है और माइनस x। अगर आप जैसे मान लो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपका नेट सेविंग क्या होगा? बिजनेस में आपका नेट सेविंग होगा कस्टमर से कितना पैसा आया और कितना आपने लगाया, उस दोनों को माइनस कर दो तो आपका हो जाएगा नेट सेविंग। तो इसको इस रिगार्ड में सोचिए कि मान लीजिए कि आप किसी दुकान, आपका कोई शॉप है, आपका कोई मॉल है, आपकी कोई कंपनी है, कंपनी में आप नेट सेविंग करने बैठे हो, कैलकुलेट करने के। उसमें क्या देखोगे आप कि कितना कस्टमर से या कंज्यूमर से हमें कितने पैसे आए और हमने कितने पैसे लगाए, दोनों को माइनस करोगे तो आपका नेट सेविंग निकल गया जी। अब वही फंडा यहाँ लगेगा, वही फंडा यहाँ लगेगा। तो नेट सेविंग क्या है? सेविंग इन एनुअल मैक्सिमम डिमांड चार्जेज माइनस एक्सपेंडिचर ड्यू टू पावर फैक्टर करेक्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, हम समझेंगे एक एक करके क्या मतलब है इसका। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडिचर ड्यू टू पावर फैक्टर करेक्टिंग इक्विपमेंट मतलब पावर फैक्टर करेक्टिंग इक्विपमेंट लगाने में कितना पैसे आपको खर्चने पड़ रहे हैं, कितना पैसा आपको खर्चा लग रहा है। ये है आपका एक्सपेंडिचर ड्यू टू पावर फैक्टर करेक्टिंग इक्विपमेंट। तो अब उस खर्चे में क्या क्या आ जाता है? खर्चे में आता है आपका इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन चार्जेज आता है। मतलब कि अगर आप कोई पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इक्विपमेंट लगाते हो तो जाहिर सी बात है आप उसका कहीं ना कहीं उससे बैंक से लोन लोगे, है ना, या फिर कहीं इन्वेस्ट किया वहाँ से पैसे निकालोगे, तो वो उस पर आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। और दूसरा डिप्रेशिएशन मतलब क्या हुआ? डिप्रेशिएशन मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका रेट घटता जाएगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए आज आपने पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इक्विपमेंट लगाया है आज के दिन, तो आज के दिन में उसका रेट मान लीजिए कि ₹A था। तो 4 साल के बाद ऐसा थोड़ी है कि इसका आफ्टर 4 ईयर्स ऐसा थोड़ी इसका रेट A ही रहेगा, रेट A घट जाएगा। तो ये जो रेट घटना जो होता है ना उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट डिक्रीज इन द रेट ऑफ समथिंग इन ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, इन ड्यू ऑफ द कोर्स ऑफ द टाइम। इंग्लिश में जो मैंने आपको बोला है कि डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ समथिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। मतलब किसी चीज के भाव का गिरना, भाव मतलब पैसे के मूल्य में, तो किसी चीज का भाव गिरना एक समय के अनुसार। जैसे गाड़ी आप खरीदते हो तो 4 साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जैसे भी है रेट गिरता चला जाता है, तो वो डिप्रिसिएशन हुआ आपका। ठीक है, जो वियर एंड टीयर से आता है गाड़ी के चलने घिसने से, वही चीज़ तो आपका इक्विपमेंट में भी होता है। तो ये टर्म समझ में आ गया। अब रही बात पहले टर्म की बात, सेविंग इन एनुअल मैक्सिमम डिमांड चार्जेस। अब ये क्या है? तो सेविंग इन एनुअल मैक्सिमम डिमांड इज रिलेटेड टू द सेविंग ड्यू टू डिक्रीज इन एनुअल मैक्सिमम डिमांड। अब एनुअल मैक्सिमम डिमांड जब आपका डिक्रीज करेगा तभी तो आपकी सेविंग बढ़ेगी। देखिए ये नेट सेविंग है और ये सेविंग है, ध्यान दीजिए दोनों अलग अलग है। तो सेविंग इन एनुअल मैक्सिमम डिमांड क्या है आपका? मान लीजिए कि मैं आपसे पहले 100 रुपये ले रहा था, मैं आपसे पहले 100 रुपये ले रहा था, ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे 80 रुपये ले रहा हूँ। तो आपकी सेविंग कितनी हुई? मेरे से रिलेटेड 20 रुपये की हुई। समझिए इस चीज़ को। तो पहले मैं आपसे 100 रुपये ले रहा था, मतलब पहले मेरा जो डिमांड था आपसे 100 रुपये लेने का था, लेकिन अब क्या हुआ? वो डिमांड घट के 80 रुपये हो गया, क्योंकि अब मैं आपसे 80 रुपये ही लूँगा। तो आपका नेट सेविंग कितना हुआ? आपका जो सेविंग हुआ कितना हुआ? 20 रुपये का सेविंग हुआ। सेम वैसे ही सोचिए कि एज ए कस्टमर मैं आपसे, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे 100 kVA ले रहा था। आपका जो पावर स्टेशन है जहाँ पे आपने बैठा रखा है अपना, पहले मैं आपसे 100 kVA का पावर ले रहा था आपसे, ठीक है जी। अब मैं आपसे 80 kVA ही ले रहा हूँ, तो आपका नेट सेविंग कितना हुआ? 20 kVA हुआ। तो इस चीज़ की बात हो रही है।
कि डिफरेंस इन द मैक्सिमम डिमांड रिलेटेड टू, है ना, सेविंग ड्यू टू डिक्रीज इन एनुअल मैक्सिमम डिमांड। एनुअल मैक्सिमम डिमांड आपके लिए तो केवीए में ही होगा ना, आपके लिए आप तो डिमांड कैलकुलेट करोगे केवीए में। क्यों? क्योंकि आप जो पावर स्टेशन इंस्टॉल करोगे, सब स्टेशन इंस्टॉल करोगे, वो केवीए में इंस्टॉल करोगे, केडब्ल्यू में नहीं करोगे। कहीं आपने देखा है कोई भी सब स्टेशन का रेटिंग केडब्ल्यू में होता है? नहीं, केवीए में होता है। 25 केवीए, 10 केवीए, 5 केवीए, ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक है, तो केवीए जो है, अगर आपका जनरेटिंग स्टेशन है, अगर आपका जनरेटिंग स्टेशन है तो वहाँ केवीए में बात होगी। तो और केवीए में बचत कब होगी? केवीए में बचत तब होगी जब डिमांड ऑफ केवीए कम हो जाएगा, तब वो केवीए में बचत होगा। और बचत कैसे होगा? कि क्योंकि 100 केवीए को जनरेट करना है और अगर आपको बाद में 80 केवीए जनरेट करना पड़े तो 20 केवीए जनरेट करने के लिए जो मैन पावर, समझिए, जो मैन पावर चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, सब में पैसे घटेंगे आपके, तो वो आपका सेविंग ही तो हुआ, है ना, वो चीज़ है। ठीक है, अब ये डिक्रीज क्यों करता है? डिक्रीज करता है क्योंकि आपका पावर फैक्टर इंप्रूव करता है। पावर फैक्टर के इंप्रूव होने से ये केवीए डिमांड घटता है। ठीक है, अब कैसे घटता है इसको समझिए, उसके बाद हम डेरिवेशन पर आएंगे। मैंने कहा ना थोड़ा सा लंबा जाएगा लेक्चर, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा रोक करके ये लेक्चर बनाया है, क्योंकि इसको मैं मिक्सअप नहीं करना चाह रहा था बाकी टॉपिक के साथ, है ना, क्योंकि ये बहुत ही अलग टॉपिक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको थोड़ा इंटरेस्ट लेके सोचेंगे तो। अब हम इस पहले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये पहला पॉइंट समझ में नहीं आया तो डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक जो है ये डायग्राम आपके सामने रखा है कि ये सिस्टम है आपका, फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम है। ठीक है, उस सिस्टम को आप पहले केवीए 1 दे रहे थे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपने आप को रखता हूँ। ठीक है, आप पहले मुझे केवीए 1 इतना आप मुझे जो है ये आप इतना जनरेट कर रहे थे, समझिए, ये आप इतना जनरेट कर रहे थे मेरे को पावर सप्लाई देने के लिए। और मेरा पावर फैक्टर, अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो मान लीजिए मेरा पावर फैक्टर cos 5.1 था। ठीक है, मान लीजिए मेरा पावर फैक्टर cos 5.1 था, मतलब कि मैंने जो भी घर में लोड लगाया है सब लोड को मिला करके जो भी पावर फैक्टर बनता था cos 5.1 बनता था। और मैंने आपसे ये कहा जी कि देखो जी ऐसा है कि मेरे पास जो लोड है वो P किलोवाट लोड है जी, P एक्टिव पावर, क्योंकि मैं तो एक्टिव पावर में बात करूंगा ना, क्योंकि मैं तो आपसे वही बोलूंगा जो मुझे चलाना है। मुझे केवीए से मतलब तो है नहीं, आप कितना भी केवीए जनरेट करो, मेरे को तो चाहिए भाई कि अगर मेरे पास 5 पंखा, 4 ट्यूबलाइट है, 1 मोटर है, वो चलना चाहिए और सबकी रेटिंग किलोवाट में है। कंज्यूमर को, कस्टमर को केवीए से मतलब ही नहीं होता। केवीए से मतलब होता है जो सप्लायर है, जो जनरेटर है। आप इंजीनियर हैं, आपको केवीए से मतलब ज़्यादा होना चाहिए। मैं आपके लिए कंज्यूमर हूं, तो मैं किलोवाट में बात करूंगा, आप केवीए में बात करोगे। ठीक है जी, समझिए। एक्चुअली मैं इसीलिए इसको अलग से ले रहा हूं, क्योंकि अगर ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, तो मुझे 75% श्योर है कि डेरिवेशन तो आप एक बार देखोगे फिर समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स है, कहानी खत्म है। ठीक है, चलिए अब मैं समझाता हूँ। केवीए 1 जो है आपका, वो है जनरेट कर रहे हो आप मुझे पावर देने के लिए। कितना पावर मुझे चाहिए? P किलोवाट चाहिए, और मेरा पावर फैक्टर कितना है? cos 5.1। यानी कि आपके लिए मैं कंज्यूमर हूं, मैं कस्टमर हूं, और आप मुझे केवीए 1 आप जनरेट कर रहे हो। और क्यों जनरेट कर रहे हो? क्योंकि मुझे आपको जो है, आप जो है मुझे P किलोवाट दोगे पावर फैक्टर एंगल 5.1 पर। ठीक है, तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए आपको इतना देना पड़ रहा है, समझ गए? अब दूसरा केस, अब इसी में, यानी कि अगर मैं बात करूं कि P किलोवाट और cos 5.1 मेरा अगर ये है, तो ये तो एक्टिव पावर हो गया ना, ये जो है आपका एक्टिव पावर हो गया। तो बाकी बचा हुआ पावर क्या है? बाकी जो बचा हुआ पावर जो मेरे पास नहीं पहुंच पा रहा है या फिर जो यूज नहीं हो पा रहा, वो क्या है? रिएक्टिव पावर। आपने पढ़ा है
जो पावर फैक्टर जब मैं आपको लेक्चर दे रहा था उस टाइम पे मैंने बताया था कि रिएक्टिव पावर क्या, रिएक्टिव पावर वो पावर है जो सिस्टम में लॉस्ट हो जाता है, जो यूज़ नहीं हो पाता है। तो नॉन यूजेबल पावर कौन सा, वो रिएक्टिव पावर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब मेरा लोड P किलोवाट था, cos φ1 पावर फैक्टर था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा रिएक्टिव पावर जो था वो था kVAR1। इसको आप Q1 भी ले सकते हैं, और इसको आप जो है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। P किलोवाट कभी चेंज नहीं करेगा। क्यों? इसलिए नहीं चेंज करेगा क्योंकि कस्टमर अपना लोड थोड़े कम करेगा, मैं आपके लिए लोड थोड़े कम करने जा रहा हूँ। मेरे पास 4 पंखा है, 4 ट्यूबलाइट एक मोटर में चलाऊंगा, है कि नहीं? तो मेरा लोड नहीं कम होगा। समझिए, बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, मैं लोड नहीं कम कर रहा हूँ। आपको एडजस्ट करना है कि आप कैसे करोगे ये चीज़, ठीक है? तो जब मेरा P किलोवाट लोड है और cos φ1 आपका और मेरा पावर फैक्टर है, सॉरी मेरा पावर फैक्टर cos φ1 है, तो उस टाइम पे सिस्टम में रिएक्टिव पावर है kVAR1 Q1, ठीक है जी। अब आपने दिमाग लगाया, आप सोचा यार कि ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, कि मतलब कि जितना एक्टिव पावर चाहिए उसको जनरेट करने के लिए मेरे को kVA1 देना पड़ रहा है। क्या kVA1 कम नहीं कर सकते? अब आपके दिमाग में ये है, क्योंकि kVA1 जो है ये डिसाइड करता है आपका मैन पावर। ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ प्लांट, कोई भी प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, कोई भी प्लांट ले लीजिए, कोई मतलब नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द प्लांट जो है, तो केवीए आपका इफेक्ट करता है साइज ऑफ द प्लांट पे। अब जितना साइज ऑफ प्लांट बड़ा होगा उतना मोर इक्विपमेंट लगेगा। देखिए कहाँ से कहाँ रिलेटेड है सब एक दूसरे से। जितना इक्विपमेंट ज़्यादा लगेगा, ठीक है, प्लस लैंड ज़्यादा चाहिए, समझिए, और इन सब के लिए आपको मनी ज़्यादा चाहिए। देख रहे हैं कैसे रिलेटेड हो रहा है? तो अब आप क्या चाह रहे हो कि ये भाई पैसे कम खर्च हों हमारे, है ना, मतलब कि ज़मीन कम लगे, इक्विपमेंट कम लगे और काम भी हो जाए हमारा। तो अब आपके दिमाग में ये आया कि भाई अब यानी कि सारा गेम जब एक केवीए ही कर रहा है तो बस केवीए को कम करो, है ना। जब सारा गेम आपका ख़राब कर रहा है, पैसे का गेम जो है वो जब केवीए ख़राब कर रहा है तो केवीए को कम करो ना भाई, तभी तो ये पैसे बचेंगे। अब केवीए कम कैसे होगा, इसका टेक्निकल चीज़ आई है, ठीक है। देखिए टेक्निकल और कमर्शियल दोनों मिला के हम बात कर रहे हैं। हमें पैसे बचाने हैं तो केवीए कम करना पड़ेगा। केवीए कम कैसे होगा, थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए KW इज इक्वल टू क्या होता है, KVA इंटू cos ऑफ फाई, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से। यानी कि KVA इज इक्वल टू KW बाई cos फाई, कुछ नहीं किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब आपको KVA घटाना है, KW इज कांस्टेंट, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं लोड नहीं कम कर रहा, इसलिए मेरा KW कांस्टेंट है, ठीक है जी। आप संभालो अपना। तो आपने कहा कि चलो भाई ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन से cos KVA इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू cos फाई हो गया। यानी कि अगर अब इस रिलेशनशिप से अगर मुझे KVA कम करना है, ध्यान से सुनिएगा, KVA कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, cos फाई बढ़ाना पड़ेगा, समझ गए। यानी कि cos फाई बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। यानी कि आपको पावर फैक्टर सिस्टम के अंदर ऐसा करना पड़ेगा कि नियर टू 1 हो जाए। मैंने हमेशा कहा है 1 हम नहीं रखते, हम नियर टू 1 रखते हैं, ठीक है। तो आप ये कोशिश करोगे कि पावर फैक्टर जितना 1 के करीब आ जाए ना, उतना भाई काम बन जाएगा अपना, ठीक है जी। तो अब एक चीज़ और, मेरे ख्याल से ऊपर की कहानी समझ में आ गई है, तो ऊपर वाला जो है मैं रब कर देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो फिर डेरिवेशन तो आप लोग चुटकियों में कर लोगे, फिर तो लगेगा यार डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही है ये। और अगर ये कहानी समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल भी आएंगे, वो भी बन जाएंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। जब वही नहीं पता होगा कि हम कर क्या रहे हैं तो डेरिवेशन करोगे क्या आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। अब चलिए, अब हम ये बात कर रहे हैं कि cos फाई जो है हमें बढ़ाना है, और
हमें केवीए को घटाना है, क्योंकि केवीए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos फाई। ये चीज़ मैंने डिस्कस आपसे किया था जब मैंने बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर। अगर वो लेक्चर आपने देखा होगा तो ये समझ में आ रहा होगा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो केवीए घटाना है तो cos फाई बढ़ाना है। अब cos फाई बढ़ता कब है? cos फाई बढ़ता तब है जब फाई घटता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि when फाई इज इक्वल टू 0 then cos फाई इक्वल टू 1 and when फाई इज इक्वल टू 90 then cos फाई इज इक्वल टू 0। देखिए, फाई बढ़ रहा है, फाई 0 से 90 हुआ, cos फाई 1 से 0 हुआ, मतलब उल्टा चलता है। आपने पढ़ा होगा गणित में, है ना, गणित में ये चीज़ आता है। यानी कि आपको अब आपको cos फाई बढ़ाना है, यानी कि फाई घटाना है। अब इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो φ1 एंगल था, जो φ1 एंगल जो आपका था, ये था आपका इनिशियल, कर लीजिए इसको, इनिशियल पीएफ एंगल, पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, और उसके बाद आपने कुछ पावर फैक्टर इंप्रूव किया, कुछ पावर फैक्टर आपने इंप्रूव किया अपने तरफ से, तो φ2 इज द न्यू पीएफ एंगल आफ्टर पीएफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो जब ये पावर फैक्टर का एंगल चेंज होगा तो केवीए डिमांड भी चेंज होगा, केडब्ल्यू चेंज नहीं करेगा। मैं पहले हर बार बता रहा हूँ, केडब्ल्यू नहीं चेंज करना है। क्यों? क्योंकि कस्टमर पे आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कंट्रोल आपका कस्टमर पे नहीं है, ये ध्यान दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बस अब ये डिस्कशन लगभग समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब हम डेरिवेशन पे आने वाले हैं। और अगर इतनी कहानी समझ में आ गई तो फिर डेरिवेशन तो ख़त्म है। ठीक है, अब यानी कि φ1 इज मोर देन φ2, कहने का मतलब यही है। देखिए इस डायग्राम में ये नया पावर फैक्टर है आपका सिस्टम के अंदर, क्योंकि cos फाई हम बढ़ा रहे हैं। दिस इम्प्लाइज cos φ1 इज मोर देन cos φ2। देखिए, समझ गए यहाँ से? अब थोड़ा यहाँ पे गौर करिए, जो मैंने लाल कलर में यहाँ पे नीचे लिख रखा है, थोड़ा गौर करिए यहाँ पे ये चीज़, यानी cos फाई बढ़ेगा तो केवीए घटेगा। अब आपका जो है, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया यहाँ पे, वो रिदम में थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, उसको ये होगा, ये आना चाहिए था। ठीक है, cos φ1 इज लेस देन cos φ2। अब चूंकि केवीए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, केवीए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos फाई, इट मीन्स दैट KVA1 इज ग्रेटर देन KVA2। ये कहानी समझ में आ गई आपको? क्योंकि केवीए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है cos फाई का। तो अगर cos फाई ज़्यादा होगा तो केवीए कम होगा, और cos फाई ज़्यादा होगा तो केवीए कम होगा, और cos फाई कम होगा तो केवीए ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा जो डेरिवेशन जो मेनली फोकस होगा वो ये फोकस होगा कि हम सिस्टम के अंदर ये रिएक्टिव पावर को कैसे कम करें। अब आप बोलोगे सर ये आप केवीए की बात कर रहे थे, केडब्ल्यू की बात कर रहे थे, ये केवीआर कहाँ से आ गया? केवीआर हम क्यों कम करेंगे? क्योंकि वो इसलिए कम करेंगे, सारा खेल यही खराब कर रहा है। अगर आप ध्यान से सोचिए, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो है, गांव वगैरह में जो होता है, महिलाएं जो होती हैं वो चावल चालने का उनके पास चलनी होता है। ठीक है, बस ऐसे समझिए, चावल चालने का चलनी होता है। ठीक है, आप जो है ना, चावल 1 किलो का ही है, ध्यान दीजिए, चावल 1 किलो का ही है आपके पास, और आपने चलनी पे डाल दिया। अब आप चलनी से चालोगे चावल को, जो गंदा बाहर निकल गया उसको निकल जाने दो, जो चावल चलनी के ऊपर बच गया वही तो खाओगे। ठीक है, अब इसी को ध्यान रखिए कि चलनी में आपने चावल डाला है, वो आपका एपरेंट पावर है।
देखिए कितना मज़ेदार एग्जाम्पल है रियल लाइफ से। जो चलनी है चावल का, उसके ऊपर जो आपने चावल डाला है वो आपका एपरेंट पावर है। आपने जब उसको चाला, जो गंदगी बाहर निकल गई, जो यूज़ आप नहीं कर पाए, वो रिएक्टिव पावर है। जो चलनी के ऊपर बच गया, जो चावल जो आप पका करके खाओगे, वो आपका एक्टिव पावर है। ठीक है जी। तो अब आप ये चाह रहे हो कि भाई चावल बर्बाद बहुत जा रहा है चालने के टाइम पर, इसको कम करो। तो कम कैसे करो? तो चलनी का जो साइज है उसको थोड़ा कम कर दो, है ना जी। चलनी का साइज थोड़ा सा कम कर दो ताकि वो बर्बादी कम हो। तो केवीआर क्या है सिस्टम में? केवीआर सिस्टम में बर्बादी है, समझ गए। तो उसी बर्बादी को अगर आप कम करोगे तभी तो बर्बादी को कम करोगे तभी तो ज़्यादा यूज़ करोगे। समझ गए? समझ गए ना। अगर आप जो चलनी से चावल बाहर निकल जा रहा है, अगर उसको कम कर दोगे तो जो चावल आपका है उसको ज़्यादा पका के खा पाओगे। तो जो चलनी से बाहर निकल गया वो केवीआर हो गया। जो चलनी के ऊपर बच गया चालने के बाद वो आपका केडब्ल्यू हो गया। और जो चावल आपने चलनी के ऊपर डाला चालने के पहले वो केवीए हो गया। ठीक है जी। तो केवीए का मैक्सिमम यूज़ करने के लिए हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा चलनी से जो बाहर गंदगी निकला है, यानी कि जो केवीआर निकला है, वो सिस्टम में कम हो जाए। इसीलिए हमारा फोकस जो होगा वो केवीआर को कम करने पर होगा। समझ गए कहाँ से कहानी शुरू हुई थी? कहानी शुरू हुई थी केडब्ल्यू से, केडब्ल्यू से केवीए पर आए और अब केवीए से केवीआर पर आ गए हम। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये कहानी समझ में आ रही है, अब देखिए डेरिवेशन में कितना मज़ा आने वाला है, क्योंकि डेरिवेशन इसी पर बेस्ड है आपका। तो यानी कि हम सिस्टम में बात करेंगे केवीआर को कम करने के लिए, और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में होता ही यही है। आपका सिस्टम में केवीआर ही कम होता है। समझ गए? जो भी सिस्टम में पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, जो भी इक्विपमेंट, जो भी कंपोनेंट, जो भी डिवाइस, वो यही काम करता है, आपका केवीआर को ही कंपनसेट करता है। तभी जाके जो है आपका पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। क्यों? आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कंज्यूमर है वो तो अपना लोड नहीं कम करने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक बार जब पावर प्लांट बना दोगे तो उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करने वाले हो, समझिए, है ना। क्योंकि अगर आपने 5 केवीए का स्टेशन लगाया है तो उसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे। इंस्टॉल हो गया तो भैया हो गया इंस्टॉल, और मैं कंज्यूमर हूँ तो मेरे पास जो लोड है मैं चलाऊंगा ही चलाऊंगा। तो बचा कौन? केवीआर बचा, है ना। तो केवीआर को हम कम करेंगे, और उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट जो इक्विपमेंट है वो केवीआर ही कंपनसेट करता है। ध्यान दीजिएगा, वो पूछ सकता है कोई भी आपसे कि भाई पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इक्विपमेंट करता क्या एक्चुअली में। सिंपल सा एक लाइन का जवाब है कि वो रिएक्टिव पावर को ही कंपनसेट करता है। कंपनसेट मतलब रिएक्टिव पावर को कम करता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, बस अगर ये कहानी समझ में आ गई। अब देखिए डेरिवेशन। डेरिवेशन मैंने हैंड रिटन, जो डेरिवेशन था उसको मैंने हैंड रिटन लिखा है आप लोग को समझाने के लिए, क्योंकि ये समझना जरूरी था। अब वो जो हैंड रिटन जो मेरा डेरिवेशन है ना, उसको मैं समझा देता हूँ, उसको समझिए कैसे आया है। ठीक है, अब इसी डायग्राम को मैं डेरिवेशन में भी ले जाऊँगा अभी। तो अब समरी क्या है, हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम अब ये है कि अब हम केवीआर को कम करने में कितना खर्चा आएगा हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं। समझ गए? हम क्या बात करने वाले हैं अब डेरिवेशन में, कि हम केवीआर को कैसे कम करेंगे। यानी कि अगर केवीआर कम होगा तो पावर फैक्टर बढ़ेगा। ठीक है जी। तो अब ये चलने वाला है। अब हम आगे देखते हैं डेरिवेशन में। ये मैंने हैंड रिटन लिखा है तो मेरे ख्याल से पढ़ा जा रहा होगा सभी को। तो मैंने क्या किया है कि मैंने उसी डायग्राम को यहाँ पे लिया है। तो ये जो है हमने कंसिडर कर लिया कि लेट P इन किलोवाट द एक्टिव पावर, जो आपका कंज्यूमर का एक्टिव पावर है वो है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू पीक लोड एट कंज्यूमर एंड एट पावर फैक्टर cos phi 1। जब पावर फैक्टर cos phi 1 था तो उस टाइम पे कंज्यूमर जो है वो P किलोवाट जो है वो चाहिए था उसको। ठीक है, अब cos phi 1 क्या है? पावर फैक्टर विदाउट पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। बिना पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के पावर फैक्टर क्या था? cos phi 1 था। व्हाट इज cos phi 2? इट इज द पावर फैक्टर आफ्टर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। जब आपने पावर फैक्टर इंप्रूव कर दिया तो नया पावर फैक्टर क्या हो गया? cos phi 2 हो गया। KVA1 क्या है? मैक्सिमम डिमांड पर एनम, जो एपरेंट पावर, देखिए मैं यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ, एपरेंट पावर
विदाउट पीएफ करेक्शन, पावर फैक्टर करेक्शन के पहले क्या था आपका अपरेंट पावर सिस्टम पे, वो केवीए 1 हो गया, और केवीए 2 क्या हो गया, मैक्सिमम डिमांड पर एनम अपरेंट पावर विथ पावर फैक्टर करेक्शन। जब पावर फैक्टर करेक्ट कर लिए तो कर लिए, अगर विथ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आफ्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब वही है आपका। और x क्या है, हाँ ये x और y पे गौर करिएगा थोड़ा सा, ये आगे यही चीज आगे गेम करने वाला है अभी आपका। x और y क्या है, x क्या है, रेट इन रुपीज पर केवीए ऑफ मैक्सिमम डिमांड पर एनम। x जो है ये पर केवीए खर्च जो आपका हो रहा है ना, पर केवीए जो आप खर्च कर रहे हो वो है आपका, ठीक है। यानी कि आपका जो केवीए है उसको उतना केवीए जनरेट करने के लिए आपको कितना पैसा लग रहा है। अब जैसे आप आलू खरीदने जाते हो ना, कैसे बोलते हो भाई कैसे दे रहे हो आलू, तो क्या बताता है 20 रुपये किलो, 40 रुपये, मतलब क्या पर किलो ना, तो पर केवीए कितना, x रुपये पर केवीए, समझिए, रियल लाइफ से कोरिलेट करके समझिए, ठीक है, तो बहुत समझ में आने वाला है अभी। ये हो गया x पर केवीए, आपका हो गया पर केवीए इतना पैसा खर्च हो रहा है आपका, और टोटल केवीए से मल्टीप्लाई करिए तो टोटल खर्चा निकल जाएगा ना, तो हमने पर केवीए लिया। और y क्या है, एक्सपेंडिचर पर केवीआर ऑफ द पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट। अब जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते हो बल्ब लेने के लिए, तो 40 वाट का बल्ब का अलग रेट होता है, 50 वाट का अलग होता है, 60 वाट का अलग होता है, एग्जाम्पल के लिए। वैसे ही जब आप केवीआर इक्विपमेंट सेटअप करोगे, मतलब जब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इक्विपमेंट सेटअप करोगे, तो उस समय ये आपके दिमाग में चलेगा कि हमें कितना केवीआर कम करना है, तो पर केवीआर कितना खर्चा पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो एक रेट होता है ना आपका। अब जैसे मान लीजिए अगर आप सब्जी लेने जाते हो, तो अब सब्जी वाले को तो पता नहीं है ना कि आप 5 किलो लोगे, 10 किलो लोगे, 2.5 किलो लोगे, वो तो इसलिए आपको पर किलो के हिसाब से बताता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, ये तो पता नहीं है ना कितना केवीआर कम करना है, वो तो हम बताएंगे जहाँ से हम सामान लेंगे उसको, ठीक है। तो वो आपको पर केवीआर अकॉर्डिंग बताएगा, भाई देखो ऐसा है कि पर केवीआर हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो पर केवीआर y रुपये के हिसाब से है, अब बताओ कितना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो है ये x और y अगर समझ में आ गया है आपको तो फिर कहानी बहुत आसान है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब सिंपल मैथमेटिक्स चलेगा, जो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है वही चीज़ यहाँ पे अब सारा कहानी होने वाला है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम डिमांड केवीए बिफोर पीएफ करेक्शन। पीएफ करेक्शन के पहले जो मैक्सिमम डिमांड था वो कितना था आपका, तो ये था आपका P बाई कॉस फाई 1। यहाँ पे मैंने लिखा है, कहाँ से आया है ये है आपका, हमको पता है कि P इज इक्वल एक्टिव पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, केवीए इंटू कॉस फाई। तो चूंकि हमारा ये केस नंबर 1 है, केस 1 है, दैट इज योर बिफोर पावर फैक्टर करेक्शन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 जो है सबस्क्रिप्ट में यूज किया है, ठीक है। तो दिस इज योर मैक्सिमम डिमांड पर केवीए बिफोर पीएफ करेक्शन, दैट इज योर P बाई कॉस फाई 1। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो केवीए इक्वल टू क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में, P बाई कॉस फाई, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, और इसको 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो P सेक 1 हो गया। ये है आपका मैक्सिमम डिमांड व्हेन द पावर फैक्टर इज कॉस फाई 1, ध्यान है जी। चलिए, अब कॉस फाई 1 जब हमारा पावर फैक्टर था उस टाइम पे रिएक्टिव पावर कितना था सिस्टम के अंदर, भाई ये भी देखना है। तो ये है आपका P tan फाई 1। तो जो रिएक्टिव पावर इन द सिस्टम व्हेन द पावर फैक्टर इज कॉस फाई 1, है ना, जब आपने पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं किया था उस टाइम पे कितना केवीए था, P tan फाई 1। अब ये कहाँ से आया, इसके लिए मैंने यहाँ पावर ट्रायंगल छोटा सा बना दिया है रेफरेंस के लिए। देखिए, अब फ्रॉम दिस पावर ट्रायंगल अगर आप इसमें देखिएगा तो जो बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना, इसी को मैंने यहाँ पे लगाया। अब परपेंडिकुलर आपका क्या है, Q है, और बेस क्या है आपका P है, तो Q बाई P इक्वल टू क्या हो जाएगा tan फाई। सो Q इज इक्वल टू P tan फाई, इसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। सिमिलरली अब ऐसे ही हम आगे वाले के लिए करेंगे कि जब आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया है, मतलब अब आपका पावर फैक्टर cos फाई 1 से चेंज हो गया cos फाई 2 हो गया है, उस टाइम पर कितना केवीए है सिस्टम में, उस टाइम पे कितना केवीए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये है आपका, जब केवीए 2 निकालोगे तो P बाई कॉस फाई
टू, ठीक है। तो तो ये है आपका जब p बाई कॉस फाई टू जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा p सेक फाई टू, ठीक है जी। ये है आपका p सेक फाई टू, इसका वही हमने वही किया है। अब रिएक्टिव पावर कॉरेस्पॉन्डिंग टू न्यू पावर फैक्टर, बस जो काम हमने ऊपर में किया था वही काम अब हम यहाँ नीचे में भी कर रहे हैं। तो kVAR2 इक्वल टू P tan थीटा 2, है ना। तो जो काम हमने यहाँ पे किया वही काम हमने यहाँ पर भी किया है, यानी कि एक बार cos फाई 1 के लिए, एक बार cos फाई 2 के लिए, ठीक है। बहुत आसान डेरिवेशन है, बहुत चुटकियों में हो जाता है ये। अब देखिए, अब एनुअल सेविंग कहाँ से? एनुअल सेविंग का मैंने बताया था आपको, जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था। तो एनुअल सेविंग इन मैक्सिमम डिमांड, ये जो कहानी मैं आपको सेकंड स्लाइड में जो इतनी कहानी मैंने आपको बताई है, जो आपको उसमें बकवास लग रहा हो कि सर पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, इतना क्यों लंबा खींच रहे हैं, उस पूरी कहानी का जो सार है, सारांश है, वो ये है। अगर वो कहानी समझ में आ गई होगी तो ये आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा जो लिखा है यहाँ पे। तो एनुअल सेविंग इन मैक्सिमम डिमांड चार्ज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इन मैक्सिमम डिमांड बिफोर पीएफ करेक्शन। समझ गए? पीएफ करेक्शन के पहले कितना खर्च हो रहा था और पीएफ करेक्शन के बाद कितना खर्च हो रहा था, बस दोनों को माइनस कर दीजिए। ये एनुअल सेविंग तो मैक्सिमम डिमांड में आया है, समझ गए। अभी तो हमने वो खर्चा इसमें माइनस किया ही नहीं है, ये तो एनुअल सेविंग मैक्सिमम डिमांड में आया है कि मैक्सिमम डिमांड में कितना है। अभी तो हमने वो खर्चा माइनस ही नहीं किया है जो पावर फैक्टर करेक्शन में लगने वाला है। समझिए फ़र्क, है ना। तो ये तो अभी केवीए में हुआ है। उसके बाद जो है इसको हमने पैसे के सेंस में लिखा, जो हमने यहाँ पे x और y लिखा था ना, यहाँ पर ये x और y, ठीक है, x लिखा था, अब वो x हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। देखिए अब हमने क्या किया, x इंटू, क्योंकि x पर केवीए था, है ना, x पर केवीए था, और केवीए 1 हमने क्या लिया था, आपका केवीए 1 जो था वो मैक्सिमम डिमांड बिफोर पीएफ करेक्शन, तो पूरा कॉस्ट हो गया बिफोर करेक्शन x इंटू केवीए 1, आफ्टर करेक्शन हो गया x इंटू केवीए 2। अब x हमने बाहर निकाल लिया यहाँ पर, तो ये हो गया x इंटू केवीए 1 माइनस केवीए 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जो आया था, ये देखिए, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में यहाँ जो आया था, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो आया था, अब इसको हम वहाँ रखने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 होगा, ठीक है, हाँ 1 एंड 3 लिखा हुआ है, बोलने में गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 में जो आया था ये वाला, देखिए ध्यान से, बहुत आसान समझ में आने वाला है, मैं उसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। जो इक्वेशन नंबर 1 था और इक्वेशन नंबर जो 3 था, ठीक है, इन दोनों को अब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यूज़ करके हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो क्या आ गया, p यहाँ पे रखा x p सेक फाई 1 माइनस p सेक फाई 2। अब p को हमने कॉमन करके बाहर निकाल दिया, तो हो गया px इंटू सेक फाई 1 माइनस सेक फाई 2। समझ गए? इक्वेशन नंबर 5 हो गया। नाउ नेट डिक्रीज इन रिएक्टिव पावर इन द सिस्टम ड्यू टू पीएफ करेक्शन। अब पीएफ करेक्शन की वजह से नेट डिक्रीज कितना हुआ kVAR1। मैंने कहा था ना आपको कि हम रिएक्टिव पावर पे ही आने वाले हैं ठीक है, आ गया ना वो कहानी। तो रिएक्टिव पावर कितना कम हो गया सिस्टम में, पहले kVAR1 था पीएफ करेक्शन के पहले, और अब kVAR2 है करेक्शन के बाद। अब फिर हम इक्वेशन 2 एंड 4 यूज़ करेंगे। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूँ। जो 2 एंड 4 है, ये वाला और ये वाला जो मैंने टिक कर दिया है, ठीक है, इसको जब आप यूज़ करोगे तो आपका आ जाएगा ये p tan फाई 1 माइनस p tan फाई 2। अब इसी में आप जब कॉस्ट की बात करोगे तो आप पर kVAR से मल्टीप्लाई कर दो, जो चार्ज जो पैसा था, तो अगर आप कॉमन करके बाहर निकालो क्या आ जाएगा, tan फाई 1 माइनस tan फाई 2 इंटू पी वाई आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब जो एनुअल सेविंग है और ये जो आपका एनुअल कॉस्ट है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तभी नेट आएगा। अगर आप इक्वेशन देखेंगे, जो यहाँ से हमने शुरुआत करा था अपना डिस्कशन, ये शुरुआत किया था, सेविंग इन एनुअल मैक्सिमम डिमांड माइनस एक्सपेंडिचर ड्यू टू पीएफ करेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये हमारा जो है जो आपका ये वाला जो आया था, ठीक है, ये वाला जो आपका आया है इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, ठीक है जी, इसको हम माइनस करने वाले हैं आगे। देखिए नेट एनुअल सेविंग इन पीएफ करेक्शन क्या हो गया,
जो ये है इक्वेशन नंबर 5 है और ये है आपका इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो नोटबुक में यूजिंग 5 एंड 6 कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि समझ जाओगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप ये कर लेना, ठीक है। तो ये 5 को 6 को माइनस करने पर ये आ गया। अब हमने डिफ्रेंशिएशन में अब एक थोड़ा सा गणित लगाने वाले हैं कि डिफ्रेंशिएशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। किसी भी फंक्शन का अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करते हो, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हो, और इक्वल टू 0 करने के बाद जो वैल्यू आती है वही उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में, है ना, कि किसी भी फंक्शन का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो या मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसको, उस फंक्शन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएट करके 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है वही उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है। वही चीज़ हम करेंगे। तो ds बाई डी फाई टू इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको फाई टू के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। अब बहुतों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये फाई टू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों किया है, फाई वन के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं किया है। उसका वजह है, वजह ये है कि फाई वन कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं एज ए कंज्यूमर, मेरा लोड फिक्स है, मेरे लोड का पावर फैक्टर फिक्स है, तो फाई वन तो कॉन्स्टेंट ही हो गया। वेरी कौन करेगा, वेरी फाई टू करेगा। क्यों, फाई टू विल डिपेंड अपॉन कि आप कितना रिएक्टिव पावर कंपनसेट कर रहे हो, है ना। फाई टू डिपेंड करेगा कि आप कितना पावर फैक्टर करेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे तो मेन खेल तो फाई टू ही, मेन खेल तो फाई टू पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम फाई टू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। समझिए चीज़ों को अलग करके। देखिए ऐसे डेरिवेशन करके लिख लेंगे आप, मुझे पता है, भरोसा आप लोगों पे कि डेरिवेशन करके रट के लिख लेंगे, लेकिन समझिए, समझ में आ गया तो बस, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, फाई टू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्योंकि फाई टू यहाँ पर हमें सेट करना है। फाई वन हम नहीं सेट कर सकते, कंज्यूमर का पावर फैक्टर हम नहीं सेट कर सकते, हम अपने सिस्टम का पावर फैक्टर सेट कर सकते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इक्विपमेंट लगा करके। इसीलिए हम फाई टू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। समझ गए कहानी ये चीज़। इसीलिए अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसको करोगे, तो हमने ये डिफरेंशिएशन यहीं, ये वही चीज़ है जो हमारा s है। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स पी सेक फाई टू टेन फाई टू प्लस वाई पी सेक स्क्वायर फाई टू इज इक्वल टू 0। मतलब डिफरेंशिएट करके हमने इक्वल टू 0 रख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल किया है मैंने, ठीक है, ऐसा नहीं कि काटा हुआ गलत है, ये कैंसिल करके मैंने दिखाया है आपको कि कैसे कैसे हो रहा है कैंसिल, क्योंकि बहुत लोगों को कोई स्टेप जंप कर जाओ तो वहाँ भी दिक्कत आ जाती है कि सर ये कैसे हो गया। अब देखिए ये सेक फाई टू है और यहाँ सेक स्क्वायर फाई टू था, तो इसका स्क्वायर हटा दिया मैंने यहाँ से, और ये जो पी था ये इस पी से कट गया, तो क्या बच गया आपका एक्स टेन फाई टू इज इक्वल टू वाई सेक फाई टू, यही बच गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, टेन फाई टू इक्वल टू वाई बाई सेक फाई टू, और ठीक है ये आ गया आपका। तो ये चीज़ आ गया आपका, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये स्टेप मैंने थोड़ा जंप कर दिया है, फिर भी मैं कर देता हूँ। मेरे ख्याल से जो लोग थोड़े इंटेलिजेंट होंगे उनको ये समझ में आ गया कि ये क्या हुआ क्या है। इसको लिखिए साइन फाई टू बाई कॉस फाई टू इज इक्वल टू वाई बाई एक्स वन बाई कॉस फाई टू। ये कट गया यहाँ से, तो आ गया साइन फाई टू इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है जी, वही हुआ है यहाँ पे। और इसलिए कॉस फाई टू बराबर क्या होगा, रूट अंडर वन माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इस वजह से ये आ गया। अब आप देखिए इस कॉस फाई टू में कोई भी टर्म है जो पावर फैक्टर लोड का है, यानी कंज्यूमर का पावर फैक्टर इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि कंज्यूमर के पावर फैक्टर को तो लेना ही नहीं है, क्योंकि उसका तो लोड फिक्स है, हमें अपना देखना है जी, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल पावर फैक्टर, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल पावर फैक्टर कॉस फाई वन एंड डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड पीएफ करेक्शन इक्विपमेंट, क्योंकि वाई जो तो क्या था, सप्लाई था, सॉरी वाई क्या था आपका, पीएफ करेक्शन इक्विपमेंट का था, और एक्स क्या था आपका, सप्लाई का था, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन था आपका
मेरे ख्याल से ये डेरिवेशन जो है अब आपको समझ में आ गया हो कि हमने किया क्या एक्चुअली में। एक्चुअली हमने पावर फैक्टर का वो वैल्यू निकाला है जिसके लिए हमारा जो प्रॉफिट हो या फिर नेट सेविंग जो है मैक्सिमम हो जाए। और यही जो पावर फैक्टर आपका निकला है, यही पावर फैक्टर आपका मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका y क्या है और x क्या है। y और x अब आप पे डिपेंड करता है, समझ गए। पर केवीए किस पे डिपेंड करेगा? आप पर डिपेंड करेगा। मतलब आपका पावर प्लांट कौन सा है, फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जो x है वो किस पर डिपेंड करेगा? आपका पावर प्लांट कौन सा है, फ्यूल कौन सा है, कितना मैन पावर लगा हुआ है, ये सारा जो है, और बाकी जो डिप्रिसिएशन बाकी जो चीज़ें हैं वो सब आपका x में आ जाएगा। और y में क्या आ जाएगा? पीएफ करेक्शन इक्विपमेंट जो लगाया है उसका चार्ज क्या है, उसका डिप्रिसिएशन चार्ज क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, पूरे चीज़ों का ये आ जाएगा y में, ठीक है। तो ये था लेक्चर आपका पीएफ करेक्शन के इकोनॉमिक्स के ऊपर। बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो लेक्चर को। थोड़ा सा लंबा हुआ होगा तो पेशेंस रख के देखिए। और मैंने लंबा इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके लिए अलग एक वीडियो लेक्चर ही बनाया है। इसको मिक्सअप नहीं किया किसी के साथ, ठीक है। नहीं तो डेरिवेशन तो वैसे भी दो तीन लाइन मतलब एक आध पन्ने में हो जाता है, लेकिन समझाना था मुझे, इसलिए लेक्चर लंबा गया है। फिर भी मैंने प्रयास पूरा किया है कि आपको आपके दिमाग में एटलीस्ट थोड़ा दिमाग में कोई एक पिक्चर बन जाए कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और ट्राई करिए इसको समझ के करने का, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल बनेगा वो ऐसे ही समझ पे बनेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।